नमस्कार। आज हम जानेंगे कौटिल्य के प्रशासनिक विचार। कौटिल्य जो भारत के सबसे बड़े राजनीतिक विचारक माने जाते हैं, उनके प्रशासनिक विचारों में बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो राजनीतिक विचारों में से ही निकलते हैं। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, अक्सर 3-4 नाम नमस्कार इन विचार के बारे में लिए जाते हैं। उनके प्रशासनिक विचारों में सबसे महत्वपूर्ण है उनका ग्रंथ, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। यह मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक और बहुत सारे ऐसी विषय वस्तु है जिसके बारे में हमें ज्ञान करवाता है। तो कौटिल्य के बैकग्राउंड के बारे में सबसे पहले देखते हैं। कौटिल्य मौर्यकालीन भारत में 325 से लेकर 260 बीसी में इनका काल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म मगध में हुआ था। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। अर्थशास्त्र ग्रंथ में 15 पुस्तकें, जिनको अधिकरण भी कहा जाता है या बुक्स कह सकते हैं, 150 अध्याय, 180 प्रकरण तथा 6000 श्लोक इसमें बताए जाते हैं। बुक्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स है इसमें 15। इसमें चैप्टर्स हैं 150 और इसमें प्रकरण, यानी इनको हम सेक्शंस या टॉपिक्स कह सकते हैं, ये इसमें है 180। और श्लोक या सूत्र ये इसमें टोटल हैं 6000। लोक प्रशासन का जो विवरण मिलता है वो इनकी 4 पुस्तकें, 4 बुक्स में मिलता है, जिनका क्रम है पहली, दूसरी, 5वीं और 6ठी। ये 4 किताबें ऐसी है जिनमें लोक प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। कौटिल्य ने जो भी विचार व्यक्त किए हैं उनमें अलग से लोक प्रशासन के बारे में कोई पृथक सिद्धांत नहीं दिए हैं। वे सारे सिद्धांत उनके उन्हीं सिद्धांतों में समाहित हैं जो कि उन्होंने राजनीतिक शासन व्यवस्था में दिए हैं। कौटिल्य तक्षशिला के शिक्षक थे और ऐसा बताया जाता है कि वो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के माने जाते हैं। सुप्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के रचयिता चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और उनके दो ग्रंथ ऐसे हैं जिनका उल्लेख भी करना यहाँ उचित होगा। एक तो है चाणक्य सूत्राणि और एक है चाणक्य नीति का दर्पण। जो भी राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा ये विश्लेषण अलग लग सकता है, क्योंकि यह लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसलिए कौटिल्य के प्रशासनिक विचार हम ज़्यादा जानेंगे बजाय राजनीतिक विचारकों के। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो विचार व्यक्त किए हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सरकार की मशीनरी के बारे में तथा प्राधिकार, आज्ञाकारिता, कानून व्यवस्था, इसके बारे में उनके विचार परिलक्षित होते हैं। तो लोक प्रशासन से संबंधित 4 मुख्य अधिकरण, जिसमें प्रथम अधिकरण का नाम था राजा का जीवन और व्यवहार। दूसरे अधिकरण में जो सरकारी अधीक्षक कहा गया है, यानी प्रशासकीय अध्यक्ष है, उनके विभाग और उनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और जो तीसरा अधिकरण है वो है कर्तव्यों, यानी राज्य कर्मचारियों के जो कर्तव्य हैं और जो कर्मचारी कर्तव्यों को नहीं मानते हैं उनको क्या दंड देना है उसके बारे में है। और जो 6ठा अधिकरण है वो है शत्रु राष्ट्रों को वश में करने के लिए
राजा को क्या अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अर्थशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल राजनीति विज्ञान से बल्कि नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, शिक्षा, अभियांत्रिकी, कानून, दर्शन शास्त्र, इन सभी से संबंधित है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक बहुत ही विशद ग्रंथ है जिसमें लोक प्रशासन के बारे में स्पष्ट विचार वर्णित नहीं है, लेकिन यह कुछ विचारक ये भी मानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले लोक प्रशासन के जो विचार दिए थे वो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ही दिए थे। और उस समय प्रशासन की जो व्यवस्था थी उसकी चर्चा शासन व्यवस्था के रूप में ही होती है। और कुछ विचारक ऐसा भी मानते हैं कि शासन व्यवस्था का एक अंग, जो वर्तमान सरकार का एक अंग है कार्यपालिका, उसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी, तो उसी को लोक प्रशासन के रूप में वहां पर माना गया है। लोक प्रशासन के कौन कौन से सिद्धांत कौटिल्य ने वर्णित किए हैं? वैसे तो लोक प्रशासन के अलग से कोई भी सिद्धांत कौटिल्य ने वर्णित नहीं किए हैं, लेकिन कुछ सिद्धांत हैं। जैसे पहला है कार्य विभाजन, जो कि विशेषीकरण का आधार माना जाता है आधुनिक लोक प्रशासन के सिद्धांतों में। डिवीजन ऑफ वर्क, विशेषीकरण का सिद्धांत। तो उस समय अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होने के बाद भी राजा के रूप में सबसे ज़्यादा पावर बताई है कौटिल्य ने, कि राजा में सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। और राजा को वर्तमान जो हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में सोचते हैं, उतना अकेले राजा में शक्ति बतलाई है। यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन सब का स्रोत क्या है? उस समय राजा ही माना जाता है। लेकिन राजा के साथ साथ उन्होंने अर्थशास्त्र में 34 विभागों के बारे में चर्चा की है कि 34 विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग का विभागाध्यक्ष होता है, और राजा के अलावा 17 तीर्थों का उल्लेख उन्होंने किया है। और विशेषज्ञता के आधार पर राजा के अंडर में महामात्य, अमात्य और अध्यक्ष, इनको रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनुशासन और पद सोपान की श्रृंखला में उपयोगी माने जाते हैं। पद सोपान में वही राजा को शीर्ष पर रखा है। उन्होंने स्पेशली ऐसे बोला नहीं है कि पद सोपान का सिद्धांत होता है, लेकिन सेम स्ट्रक्चर राजा के अधीन विभिन्न हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट जिनको बोला गया है वो हैं महामात्य, अमात्य, अध्यक्ष, अधीक्षक, जो कि अनुशासन का कार्य करते हैं। ये जो कार्य विभाजन है ये विशेषज्ञता के आधार पर है। और पद सोपान का सिद्धांत भी उन्होंने अनुशासन के दृष्टिकोण से अपनाया है, जो कि लोक प्रशासन के जो परंपरागत विचारक हैं वो भी ये मानते हैं। हालांकि अर्थशास्त्र में निचले स्तर पर कार्मिक हैं उनके बारे में कोई भी स्पष्ट पद सोपान का वर्णन उन्होंने नहीं किया है, लेकिन उन जो निम्न स्तरीय कार्मिक थे उनके बारे में जो सेवा शर्तें और वेतन के बारे में और राजा के साथ उनके संबंधों के बारे में चर्चा जरूर की है उन्होंने, लेकिन पद सोपान में उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। सारा फोकस उनका किंग पर है, यानी राजा पर है, महामात्य पर है, अमात्य पर है, और जो अध्यक्ष या सुपरिंटेंडेंट जिनको कहते हैं उनके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। एक सिद्धांत होता है लोक प्रशासन में आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। इसके बारे में कौटिल्य ने ऐसा कहा है कि सारे के सारे आदेश एक ही अधिकारी से, एक ही आदेश एक ही जगह से आने चाहिए। तो उसमें भी उन्होंने राजा को ही प्रमुख माना है कि सारे के सारे आदेश राजा से आने चाहिए। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि राजा एक व्यक्ति नहीं है, राजा एक संस्था है, राजा राज्य का प्रतीक है। इसलिए सारे के सारे आदेश कहाँ से आने चाहिए? किंग से आने चाहिए। उन्होंने केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों ही सिद्धांत बतलाए हैं। कुछ आलोचक ये कहते हैं कि उन्होंने केवल केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया है,
लेकिन उन्होंने केंद्रीकरण के साथ साथ विकेंद्रीकरण भी माना है। केंद्रीकरण में उन्होंने ये बताया है कि किंग के पास लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर होनी चाहिए, और जो प्रोविंसेस हैं यानी उस समय के जो प्रांत हैं उनके हेड होते हैं, वो हेड सारे के सारे राजा के प्रति अपनी जिम्मेदारी रखते हैं। लेकिन कुछ मामलों में उन्होंने विकेंद्रीकरण को भी प्रमुखता दी है, जैसे उन्होंने ग्राम का अधिकारी जिसको गोप कहा गया है, और शहर या नगर जिसका अधिकारी पुर को कहा गया है या नगरिका, और स्थानीय या जिला की स्थानीय और जिला की इकाइयों के रूप में उन्होंने विकेंद्रीकरण को भी सपोर्ट किया है। यानी उस समय केंद्रीकरण जरूरी था, क्योंकि सिक्योरिटी रिलेटेड, स्थायित्व रिलेटेड व्यवस्था बनानी और सामाजिक कल्याण के रूप में केंद्रीकृत प्रशासन की आवश्यकता थी। लेकिन साथ ही उन्होंने विकेंद्रीकरण को भी बहुत ही आवश्यक तत्व माना है, और साथ में उन्होंने किंग के लिए यानी राजा के लिए मंत्रणा को बहुत जरूरी बताया कि वो मंत्री परिषद से मंत्रणा करे और विभिन्न प्रकार के कार्यों का वो निपटाए। एक सिद्धांत आता है प्राधिकार और उत्तरदायित्व, यानी सत्ता और उत्तरदायित्व। जिस प्रकार की अवधारणा लोक प्रशासन में मानी जाती है कि प्राधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ चलने चाहिए। प्राधिकार यानी सत्ता, तो सत्ता और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं, इससे प्रशासन में जवाबदेही आती है। और उन्होंने कौटिल्य ने एक सिस्टम डेवलप किया, ए सिस्टम ऑफ स्पाइज एंड वॉच डॉग्स। स्पाइज एंड वॉच डॉग्स यानी निगरानी करने के लिए, रखवाली करने के लिए उन्होंने जो गुप्तचर या जासूसी व्यवस्था थी उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा सत्ता और उत्तरदायित्व दिए हैं। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी कौटिल्य के दर्शन में देखने को मिलता है। एक जो बहुत ही फेमस प्रिंसिपल है आधुनिक लोक प्रशासन का, कि उन्होंने सांगठनिक हितों को वरीयता दी है। उनके खुद के बारे में ये कहा जाता है कि इतने बड़े चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के प्रधानमंत्री होने के बाद भी वो बाहर रहते थे, एकदम सरल और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। तो उन्होंने खुद के जीवन को नैतिकता से परिपूर्ण बताया, खुद के जीवन को रखा उन्होंने। और सांगठनिक हित के बारे में वो ये कहते हैं कि किंग जो होता है वो एक पर्सन नहीं है। किंग इज नॉट ए पर्सन। किंग क्या है? किंग है एक राज्य का प्रतीक। वो क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इसलिए किंग के प्रति जो लॉयल्टी है, यानी राजा एक व्यक्ति नहीं है, राजा एक संस्था है, राजा राज्य का प्रतीक है। राजा के प्रति लॉयल्टी राज्य के प्रति लॉयल्टी है। ये सिद्धांत हो सकता है कि आज के दौर में हमें अप्रासंगिक लगे, लेकिन उस समय व्यक्तिगत हितों पर सार्वजनिक हितों को या सांगठनिक हितों को वरीयता देना लोक प्रशासन के सिद्धांत के रूप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन्होंने राजा को एक व्यक्ति नहीं माना है। राजा को ये माना है कि राजा राज्य का प्रतीक है और उसके प्रति लॉयल्टी, राज्य के प्रति लॉयल्टी होगी। कौटिल्य एक ऐसे विचारक हैं जो अनुशासन को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं, और उस समय जो केंद्रीय प्रशासन था उसको बहुत ही ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट किया और कठोर अनुशासन अपनाया और नियमों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया उन्होंने। तो ये वर्तमान लोक प्रशासन की भी विशेषता है कि जो रूल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए और राजा का आदेश अंतिम आदेश होना चाहिए। उसके जो आदेश होते हैं, नियम होते हैं, उनको सभी को अनुपालना करनी चाहिए। एक सिद्धांत समन्वय का सिद्धांत भी है। इसमें यह माना जाता है कि जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों के अध्यक्ष होते हैं, और वो अध्यक्ष किसको रिपोर्ट करते हैं? राजा को। तो जो मुख्य समन्वयक होता है वो तो है राजा, लेकिन बाकी के विभागों के अध्यक्ष के रूप में समन्वयक कहलाते हैं विभागाध्यक्ष। तो उन्होंने
जितने भी प्रयास होते हैं विभागों के उनको इंटीग्रेट करने का प्रयास किया है, ताकि एक सुप्रीम कमांड एंड कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था हो सके। इसके साथ साथ उन्होंने लीडरशिप यानी नेतृत्व, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के सिद्धांत भी दिए। नेतृत्व, पर्यवेक्षण और नियंत्रण। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि राजा अभिभावक के समान होता है। राजा अभिभावक के समान होता है। राजा को प्रत्येक काम की मॉनिटरिंग करनी चाहिए और इससे क्या होता है, नियंत्रण रहता है। और जो कार्मिक प्रशासन है, कार्मिक प्रशासन में कौटिल्य ने सरकारी कार्मिकों को 3 प्रकारों में विभाजित किया है कि सरकारी कार्मिक 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उपयुक्त, एक होते हैं युक्त और एक होते हैं तत्पुरुष। जो उपयुक्त में आते हैं वो आते हैं हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। जो विभागाध्यक्ष होते हैं वो उपयुक्त में आते हैं। जो युक्त है उसमें मध्यम स्तरीय अधिकारी आते हैं, मध्यम स्तरीय। और जो तत्पुरुष हैं इसमें सेवक वर्ग आता है। तो वर्तमान में भी कार्मिक प्रशासन में ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है हमें कि कार्मिकों के कुछ श्रेणियां होती है। इसी प्रकार वहाँ भी उपयुक्त, युक्त तथा तत्पुरुष 3 प्रकार के सरकारी कार्मिक उन्होंने बताए हैं। भर्ती के बारे में वो कहते हैं कि कौटिल्य एक ऐसे विचारक हैं जो उस समय भी जो मेरिट सिस्टम है उसको सपोर्ट करते हैं। तो भर्ती का प्रकार उन्होंने मेरिट सिस्टम भी रखा, इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट भी था उस समय। कौटिल्य साक्षात्कार के आधार पर भर्ती की बात करते हैं और उन्होंने इसके साथ साथ जो अप्रत्यक्ष टेस्ट था और ऑन द जॉब ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट था वो भी उन्होंने अपनाया है। यानी वो ऐसे बोलते हैं कि जिन कर्मचारियों से राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त होता है तो ऐसे कार्मिकों को स्थायी कर देना चाहिए। यानी स्थायी कब करेंगे, जब राज्य को राजस्व अधिक अर्जन होता हो। तो वर्तमान में भी जो प्रोबेशन का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा थोड़ा उनसे मिलता है। और वेतन पद के अनुरूप बताया उन्होंने, वेतन पद के अनुरूप दिया जाना चाहिए। पुरस्कार और दंड का प्रावधान है कि जो अच्छा कार्मिक अच्छा काम करे उसको पुरस्कार दें और जो अच्छा काम नहीं करे उसको उसके अनुपात में दंड भी दिया जाए। और ये जो वेतन की व्यवस्था है उसमें 1000 पण से लेकर 4800 पण, कुछ किताबों में अधिक संख्या मिलती है हजारों में भी, लेकिन 1000 पण से 4800 पण तक के वेतन का प्रावधान है। ये राजा के बारे में लोक प्रशासन के विचार हैं। एक विचार ऐसा भी था कि उन्होंने मूल्य आधारित प्रशासन की चर्चा की है। मूल्य आधारित यानी वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। और उन्होंने ये बोला है कि राजा नैतिक रूप से बहुत बड़ी सीमाओं से बंधा होता है। और यही बात कौटिल्य को यूरोप के राजनीतिक विचारकों से और अन्य राजनीतिक विचारकों से अलग कर देती है, क्योंकि जो राजा को उस समय नैतिकता का प्रतीक मान ले, नैतिक रूप से बंधा हुआ मान ले, तो इसका मतलब उसके राजनीतिक विचार कितने उच्च कोटि के हैं कि वो राज्य को एक अलग टाइप से प्रस्तुत करता है। तो ये राज्य की अवधारणा में सबसे इम्पोर्टेंट लोक प्रशासन के सिद्धांत है, जिनको कि सरकार की मशीनरी के रूप में माना जाता है। और अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं जो यूजी क्लासेस के, तो सरकार की मशीनरी पढ़ते हैं वो, और एक पढ़ते हैं प्राधिकार उत्तरदायित्व है जो उनके सिलेबस में दिया होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों को और सरकार की संरचना को किस प्रकार कौटिल्य ने प्रस्तुत किया है। तो इसी क्रम में सरकार की मशीनरी के रूप में ही अब आगे पढ़ेंगे हम राज्य का सप्तांग सिद्धांत। राज्य का सप्तांग सिद्धांत, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर 7 की बात हो रही है।
सप्तांग, सप्त अंग, या इसको बोलते हैं सावयवी सिद्धांत, ऑर्गेनिक थियरी ऑफ स्टेट, या इसको जैव सिद्धांत भी कह सकते हैं। राजनीति विज्ञान के विचारक के रूप में कुछ विचार कौटिल्य के अलग हो सकते हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से आज की ये क्लास चल रही है आपकी, इसको राज्य संपत्ति या राज्य की 7 प्रकृतियों का सिद्धांत भी कहते हैं। 7 प्रकृति का सिद्धांत ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर हर प्रकार की परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या मानता है कि राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम है। राज्य सामाजिक समझौता या सामाजिक संविदा का परिणाम है। यानी कौटिल्य ने भी राज्य में या राजा में देवीय शक्तियों की कल्पना की है और उन्होंने ये बताया है कि राज्य एक रथ के समान है और उसके 7 अंग होते हैं। वो 7 अंग कौन कौन से हैं? एक है स्वामी या राजा, स्वामी या राजा। दूसरा है अमात्य, जिसको हम मंत्री भी कह सकते हैं। तीसरा है जनपद, जिसका अर्थ है जनता तथा भूमि। चौथा है दुर्ग, कोष या धन। दुर्ग को हम किला भी कह सकते हैं। फिर है सेना या दंड, और फिर है सहृद या मित्र। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम हो सकते हैं, क्रम भी कुछ अलग हो सकता है। उन्होंने ये 7 अंग बताए हैं। इन 7 अंगों के आधार पर राज्य संपत्ति का सिद्धांत या राज्य का सप्तांग सिद्धांत या ऑर्गेनिक थियरी ऑफ स्टेट इसको बोला गया है। उन्होंने ये कहा है राज्य एक रथ के समान है और स्वामी जो प्रतीक होता है वो होता है हेड का, यानी ये शीर्ष का प्रतीक होता है, सिर का प्रतीक होता है। अमात्य को उन्होंने कहा है ये आँख का प्रतीक है, यानी ये राजा की आँख है। जनपद या भूमि को जंघाओं के समान बताया उन्होंने, जंघाओं के समान। और दुर्ग को उन्होंने बाहें बताया है, बाहें, आर्म्स। कोष को उन्होंने मुख बतलाया है, मुख। और सेना तथा मित्र के लिए उन्होंने जो शब्दावली इस्तेमाल की है कि सेना या दंड मस्तिष्क का प्रतीक है तथा मित्र या सहृद है ये आपके राजा के मित्र या सुहृद, राजा का मित्र, ऐसा उन्होंने बतलाया है। स्वामी यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो अंग होता है सप्तांग सिद्धांत के अनुसार, इसमें टोटल ऑल सॉवरेनिटी मानी है। ऑल ये संप्रभु है, पूरी संप्रभुता राजा में निहित मानी है, समस्त शक्तियां मानी है। और इसीलिए आधुनिक जो कुछ विचारक हैं वो आलोचना भी करते हैं, समस्त शक्तियां मानी जाती है इसमें। और इसमें राजा निरंकुश प्रतीत होता है निरंकुश, कि राजा बिल्कुल भी निरंकुश है। लेकिन अगर इसको गौर से देखें तो उस समय भी राजा नैतिक रूप से सीमाओं से बंधा हुआ है, तथा दूसरी बात कि राजा जो भी काम करेगा उसका ये कर्तव्य होगा कि वो अपने मंत्री परिषद की बात मानेगा, मंत्रणा करेगा। तो पूरी तरीके से निरंकुश नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्वामी या राजा में उस समय सारी की सारी शक्तियां माने जाना कौटिल्य को ऐसे मान सकते हैं कि ये निरंकुशता का प्रतीक है। अमात्य यानी मंत्री, या जिसको हम आंख कह सकते हैं राजा की, ये मंत्री या प्रशासनिक अधिकारी। और इस प्रशासनिक अधिकारी के लिए कौटिल्य ने यह कहा है कि योग्य अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए, योग्य हो। अगर योग्य नहीं होगा तो कौटिल्य ने यह कहा है कि कितना ही भला राज्य हो, अगर उसको लोक प्रशासन का ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब है कि वो राज्य हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। इसलिए योग्यता के सिद्धांत को उन्होंने बहुत प्रमुखता दी है, तथा उन्होंने
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो वर्तमान की मंत्रिपरिषद है, इसी प्रकार से उन्होंने राजा के लिए ये बताया है कि वो अपने मंत्रियों से, अमात्यों से, महामात्यों से, अधीक्षकों से परामर्श करे। जनपद, जिसमें जनता और भूमि दोनों को रखा जाता है, इसके बारे में उन्होंने कहा है कि जनपद कभी भी मनुष्य विहीन नहीं हो सकता और जनपद के बिना या भूमि के बिना कभी भी राज्य नहीं हो सकता। तो अर्थशास्त्र मूलतः भूमि की रक्षा करने से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। तो उन्होंने जनपद और भूमि को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और उन्होंने इसमें केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण दोनों सिद्धांत बतलाए हैं। केंद्रीकरण भी देखने को मिलेगा और कौटिल्य के दर्शन में हमें विकेंद्रीकरण भी देखने को मिलेगा, जो कि लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं, बहुत ही फेमस। उन्होंने नगरीय संस्थाओं में पुर की बात की है, जिनको पुर कहा जाता है, उसमें स्थानिक नामक अधिकारी और गांव में गोप नामक अधिकारी। तो जो पुर है उसमें स्थानिक और जो ग्राम है उसमें गोप नामक अधिकारी। तो ये विकेंद्रीकरण के माध्यम से शक्तियां देने की बात की गई है, स्थानीय प्रशासन की चर्चा की गई है और जहां भी स्थानीय प्रशासन होगा वहां पर विकेंद्रीकरण होगा। दुर्ग है वो भुजाओं से संबंधित है, वो राज्य की डिफेंस के लिए है, राज्य की प्रतिरक्षा के लिए, राज्य को रक्षा करनी होती है। दुर्ग के अभाव में हम ये कह नहीं सकते कि कोई भी राज्य है वो अधिक समय तक अस्तित्व में रह पाएगा। तो उस समय उसने 4 प्रकार के दुर्ग बताए। एक था ओदक दुर्ग, एक था गिरी दुर्ग, एक था वन दुर्ग, एक था दानवन दुर्ग। ओदक दुर्ग यानी नदी में टापू अगर होता है तो वहाँ पर जो दुर्ग किला होता है। गिरी दुर्ग यानी पर्वत, जो पर्वत पर स्थित होता है। वन दुर्ग यानी जंगल में, और धान यानी जैसे रेगिस्तान है वहाँ रेगिस्तान का दुर्ग। तो ये 4 प्रकार के किले बताए हैं और इसका सीधा सा रिलेशन किससे है? आंतरिक सुरक्षा से है। एक कोष, कोष को बहुत इंपॉर्टेंट माना है, कोष यानी धन। इससे कौटिल्य ने यह कहा है सेना और दुर्ग दोनों की रक्षा होती है कोष से, क्योंकि धन नहीं होगा तो सेना को क्या करेंगे, हम क्या खिलाएंगे और पूरे उसकी राज्य की रक्षा कैसे होगी। तो उन्होंने, कौटिल्य ने ये विचार किया है कि राजकोष में कर लेना चाहिए सबसे, लेकिन कर कैसा होना चाहिए? रेलेवेंट होना चाहिए। एकदम से कर ऐसे नहीं लगाना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कष्ट पहुँचे जनता को। तो राजकोष हमेशा उन्नत होना चाहिए, कर प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि राजकोष ही एक ऐसी चीज़ है जो विपत्ति के समय राज्य की मदद कर सकती है। और वर्तमान में हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है या हमारे पास जैसे विदेशी मुद्रा का भंडार है, ये सारा कॉन्सेप्ट उस टाइम भी था। सेना और दंड, राज्य की सुरक्षा के लिए दंड का होना जरूरी है। 6 प्रकार की सेना का वर्णन करते हैं कौटिल्य, 6 प्रकार की सेना, और उसमें भी हस्ती सेना को सर्वश्रेष्ठ बतलाते हैं वो। और राजनीति को दंड नीति भी कहते हैं, क्योंकि दंड के बिना शासन हो ही नहीं सकता। तो राजनीति को दंड नीति भी उन्होंने कहा है। और जो राजा का मित्र के रूप में बताया उन्होंने, इसमें ये कहा है कि संकट के समय सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो होता है सहृदय यानी मित्र, और शत्रु को कमज़ोर करने के लिए मित्रों का सहारा लेना चाहिए, जो वर्तमान विदेश नीति का आधार है। और कोई भी ऐसी संभावना नहीं रहे जिससे विरोध हो किसी भी राज्य का। और ये और बोला था कि कोई भी किसी का स्थायी रूप से मित्र नहीं होता, केवल इंटरेस्ट ही स्थायी होते हैं। और वर्तमान विदेश नीति में अगर हम देखें, जैसे रसिया, यूएसए, पाकिस्तान, ईरान और इजराइल, फिलिस्तीन, चाइना, इन सब के अगर आपस में हम विदेश नीति के बारे में देखें तो हमें वर्तमान राजनीति का कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि कोई भी कभी किसी का स्थायी मित्र नहीं होता। तो ये राज्य का सप्तांग सिद्धांत है कौटिल्य के द्वारा बतलाया गया, जिसको ऑर्गेनिक थियरी ऑफ स्टेट कहते हैं, सावयवी सिद्धांत, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैव सिद्धांत भी बोलते हैं।
अब अगला जो सिद्धांत है वो है मंडल थियरी, विदेश नीति पर विचार। मंडल थियरी, मंडल सिद्धांत, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत विदेश नीति पर जो विचार हैं उसके संदर्भ में ही माना जाता है। ये कौटिल्य की जो बुक 6 थी, बुक 6, उसमें इसका वर्णन आता है। बुक 6 के चैप्टर 2 में मंडल थियरी में ये माना जाता है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। ये इसका आधार है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये इस मंडल सिद्धांत का आधार है। मंडल किसको कहा गया है? मंडल, मंडल 12 राज्यों के वृत्त को कहा गया है। 12 राज्यों के वृत्त को कहा गया है मंडल। तो मंडल सिद्धांत को समझने के लिए थोड़ा सा हमें एक वृत्त टाइप कुछ बनाना पड़ेगा। एक राज्य होता है विजिगिसु, जो केंद्र में स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है, लेकिन ये राज्य विस्तार करना चाहता है, विस्तार। ये राज्य जीतना चाहता है, ये राज्य अपनी सिचुएशन यानी विस्तारवादी नीति के तहत जीतना चाहता है। तो इसके राइट साइड में तो 5, लेफ्ट साइड में 4 राज्य बतलाए हैं, और फिर इसने मध्यम तथा उदासीन इन 2 राज्यों की अवधारणा और बताई है। मध्यम, उदासीन। संख्या ज़्यादा हो सकती है, जो आपको दिखेगा उसमें हो सकता है आपको 14 लगे ये, लेकिन ये 12 राज्य हों ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ये वृत्त में हो वो भी ज़रूरी नहीं है। तो बीच में एक राज्य होता है, राज्य का मतलब हम देश मान सकते हैं। बीच में एक देश या राज्य विजिगिसु, जिसके राइट साइड में एक अरी। तो जो पड़ोसी होता है वो तो दुश्मन ही होता है, वैसे नहीं आमतौर पर, लेकिन देश, क्योंकि उसकी सीमाएं लगती है, तो अगर लड़ाई होने के चांस होंगे तो सीमा वाले से ही होंगे, दूसरे से नहीं होंगे। तो अरी नाम शत्रु का है, तो ये हो गया शत्रु। फिर अरी का जो पड़ोसी होगा वो अपना यानी विजिगिसु का मित्र होगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन क्या है? दोस्त है। यही आधार है मंडल सिद्धांत का। तो ये क्या हो गया? मित्र, फ्रेंड हो गया, यानी इसको हम फ्रेंड लिखेंगे और शत्रु को हम ई लिखेंगे, एनिमी। फिर मित्र का जो पड़ोसी होगा वो किसका दोस्त होगा? वो अरी का दोस्त होगा, तो वो अरी मित्र होगा। तो अरी का यानी हमारे दुश्मन का मित्र है, तो वो भी हमारा दुश्मन है। और उसके बाद एक आता है मित्र, जो हमारे मित्र का मित्र है वो हमारा फिर से फ्रेंड हो गया। फिर एक और आता है जो अरिमित्र का मित्र है, अरिमित्र का मित्र है, तो ये भी क्या हो गया? हमारा एनिमी। तो राइट साइड में अरिमित्र, अरिमित्र, मित्र और अरिमित्र मित्र, ये 5 राज्य उन्होंने बतलाए। और लेफ्ट साइड में जो पीछे की साइड है उसमें उन्होंने जो शब्दावली ली है वो है पार्ष्णिग्राह, आक्रंद, फिर उन्होंने सार और लगाए हैं सब, पार्ष्णिग्राह सार तथा आक्रंद सार। तो 4 तो हो गए लेफ्ट में, 5 हो गए राइट में, एक हो गया विजिगिसु, 5 और 4 9 और एक हो गया 10। और उसके बाद 2 स्टेट ऐसे हैं जो उदासीन है यानी न्यूट्रल है, और एक मध्यम राज्य है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट है। तो टोटल उन्होंने 12 राज्यों का वृत्त बताया, इस वृत्त को बताया मंडल। और मंडल में ये जरूरी नहीं है कि वृत्त हो, ये जरूरी नहीं है कि 12 राज्य हो, यानी 12 राज्य होना या वृत्त होना ये जरूरी नहीं है। लेकिन मंडल नीति, मंडल सिद्धांत वर्तमान विदेश नीति का भी आधार है, और विदेश नीति में दूरदर्शिता का प्रतीक माना जाता है। मंडल नीति हमेशा प्रासंगिक रही है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन के जानकार हैं तो भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का अगला पड़ोसी ईरान है, तो ईरान भारत का मित्र है।
और ईरान पाकिस्तान से उसकी बनती नहीं है। तो ऐसे हम चाइना के संदर्भ में ले सकते हैं, चाइना का पड़ोसी होगा, उसको भारत को दोस्त अगर वो नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो ये कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है जो वर्तमान विदेश नीति में बहुत ही प्रासंगिक है। ये बहुत ही प्रासंगिकता की नीति थी, बहुत ही दूरदर्शिता की नीति थी। उसके बाद हम देखते हैं समसामयिक विदेश नीति, षड्गुण्य नीति, षड्गुण। तो षट शब्द है वो 6 को बताता है, 6 गुण यानी 6 नीतियों पर आधारित, 6 नीतियां, षड्गुण्य नीति। कौटिल्य की समसामयिक विदेश नीति 6 गुणों पर आधारित है। ये 7वें खंड में वर्णित है। इसके 6 गुण हैं संधि, किसी भी राज्य को दूसरे राज्यों के मामले में कैसा व्यवहार करना चाहिए, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव, संश्रय और द्वैधी भाव, ये 6 गुण हैं, 6 नीतियां हैं। तो कब कब और कौन कौन सी नीति अपनानी चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात आती है कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि एक राज्य जीते। जैसे मान लो ये कोई राज्य है और इसको एक स्ट्रॉन्ग स्टेट से सामना करना पड़ता है और एक वीक स्टेट से सामना करना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टेट स्ट्रॉन्ग ही रहे। तो किसी भी राज्य को कैसे अपनी विदेश नीति का संचालन करना चाहिए वो इन्होंने बताया। तो संधि का अर्थ है समझौता। तो समझौता कब करेंगे? जब हमसे कोई शक्तिशाली शत्रु होगा, तो शत्रु पर जीत संभव नहीं होगी। तो कौटिल्य ने कहा है कि सम्मानित शर्तों पर संधि कर लेनी चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए। किससे? जिसको हम जीत नहीं सकते हो। जिसको जीत सकते हैं उससे क्या करना है? उससे हमें लड़ाई करनी है, विग्रह कर लो, उससे लड़ाई कर लो। अगर शत्रु कमजोर है तो शत्रु कमजोर, युद्ध करो, जीत लो उसको। यान का मतलब है शत्रु कमजोर होने पर चढ़ाई करना, वास्तविक आक्रमण की स्थिति को बोलते हैं। किस परिस्थिति में कब आक्रमण करना है, किस परिस्थिति में कब आक्रमण करना है, इस चीज को बोलते हैं यान। एक होता है आसन। आसन का मतलब है चुपचाप बैठना। चुपचाप बैठना है यानी उचित क्षण का इंतजार करना है। आज कोई देश हमसे शक्तिशाली हो सकता है, तो हमें उसके वीक होने की प्रतीक्षा करनी है, यानी हमें तटस्थता की नीति अपनानी है, न्यूट्रलिटी। संश्रय का अर्थ होता है शरण लेना। शरण कब लेंगे? जब हमारे सामने वाला बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शरण उससे नहीं लेनी। शत्रु से अधिक शक्तिशाली कोई हो, शत्रु से अधिक शक्तिशाली कोई देश हो, उससे शरण लेनी है कि हमारे देखो ऐसा फ्रेंड है। तो ये हो गया संश्रय की नीति। एक होता है द्वैधी भाव। द्वैध का मतलब होता है 2। तो एक राजा से तो संधि कर लो, एक राजा से संधि कर लो, और जो कमजोर हो उसको विग्रह कर लो, उससे लड़ाई कर लो। तो ये विदेश नीति के संचालन हेतु समसामयिक विदेश नीति है, षड्गुण्य नीति कहा जाता है। एक है कूटनीति। विदेश नीति के इन सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए 4 उपाय भी बताए हैं। 4 उपाय कूटनीति के रूप में माने जाते हैं। साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद, जो आपने बहुत बार सुना होगा ऐसा नाम, साम दाम दंड भेद। इनका प्रयोग करना चाहिए, यानी कैसे भी करके, नॉर्मली सामान्यतया सीधा करके, किसी राजा को धन देकर, किसी को डरा धमकाकर, और किसी का भेद जानकर या उसकी कमजोरी जानकर। और 4 उपाय के साथ साथ कूटनीति में उन्होंने गुप्तचर सिस्टम, गुप्तचर व्यवस्था, कौटिल्य के समय ऐसे माना जाता है कि जो स्पाई सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था, स्पाई सिस्टम। तो गुप्तचर व्यवस्था में उन्होंने एक तो स्थायी गुप्तचर और एक अस्थायी या भ्रमणशील गुप्तचर स्थापित कर रखे थे।
जो घूमते रहते थे। तो वर्तमान जो आईबी या रो का कॉन्सेप्ट है, उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट उस समय भी उन्होंने दिया था। तो ये कौटिल्य की कूटनीति के बारे में विचार है। कानून और व्यवस्था प्रशासन सबसे इम्पोर्टेंट है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि राजा को कौटिल्य ने मजबूत माना है। क्यों मजबूत माना है? क्योंकि राजा उस समय मजबूत अगर नहीं होगा तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की अवधारणा कभी भी फलीभूत नहीं होगी। राजा को मजबूत मानने के लिए राजा में क्या देनी पड़ेगी? हमें सारी की सारी शक्तियां देनी पड़ेगी। समस्त शक्तियां राजा में क्या होती है? केंद्रित होती है। और दंड का प्रावधान है, दंड का प्रावधान वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना होगा हमें। तो दंड का प्रावधान ऐसा बनाया है कि इससे प्रजा का शासन होता है और दंड ही प्रजा की रक्षा करता है। दंड ही धर्म है, दंड ही धर्म है। कानून के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें कानून के या विधि के 4 स्रोत बताए हैं कौटिल्य ने। 4 स्रोत, सोर्सेज। एक है धर्म, व्यवहार, प्रथा और न्याय। ये 4 सोर्सेज है कानून के। धर्म, व्यवहार, प्रथा और न्याय। न्याय को राज्य का हृदय बताया है, राज्य का हृदय। कौटिल्य ने न्याय को राज्य का हृदय बताया है। और कानून को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। जिस प्रकार वर्तमान में सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ का कॉन्सेप्ट है, उसी प्रकार उस समय धर्मस्थ शोधन तथा कंटक शोधन, ये 2 प्रकार बताए हैं कौटिल्य ने। कानून और व्यवस्था प्रशासन में कौटिल्य के विचार बहुत ही सुदृढ़ विचार है। लोक प्रशासन के मामले में कौटिल्य का योगदान, अब हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कौटिल्य के योगदान के रूप में माने जाते हैं। तो एक तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा कौटिल्य ने उस समय दी थी। कौटिल्य ने ये कहा था, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, यानी प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। तो प्रजा के हित में ही राजा का हित निहित है। ये बात कौटिल्य ने बोली है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है। इससे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बल मिलता है। सामाजिक कल्याण, कौटिल्य के समय में सामाजिक कल्याण और न्याय की बात की गई है, जो कि वर्तमान वेलफेयर स्टेट की नींव है। और उन्होंने क्षमता बढ़ाने की बात की है। उस समय कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है राज्य का सप्तांग सिद्धांत, उसमें राजा की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी है। राजा की स्थिति और राजा में नैतिक गुण माने हैं, जो कि कौटिल्य की एक देन है कि कोई भी प्रशासक या वर्तमान में राजनीतिज्ञ या कोई सरकार का लोक सेवक कोई भी हो, और वो अगर एक अच्छे राजा के नेतृत्व में काम करता है तो उस राज्य की स्थिति अच्छी होगी। एक कौटिल्य का योगदान है मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत वर्तमान विदेश नीति में प्रासंगिक है। मंडल को, राज्यों के वृत्त को मंडल कहा गया है। वर्तमान विदेश नीति जो है उसमें भी हम इसको प्रासंगिक मान सकते हैं। जो इसकी षाड्गुण्य नीति है, संधि यान आसन विग्रह संश्रय द्वेधि भाव, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था। कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था कुशल प्रशासनिक व्यवस्था मानी जाती है, जिसमें राजा के अतिरिक्त 17 तीर्थों को बताया गया है। सुव्यवस्थित कार्मिक प्रशासन था। कार्मिक प्रशासन में कर्मचारियों को 3 भागों में बांटा गया है, युक्त, उपयुक्त, तत्पुरुष। और न्याय और दंड प्रणाली है वो बहुत ही उन्नत प्रकार की है। और भ्रष्टाचार पर उन्होंने विचार व्यक्त किए और भ्रष्टाचार करने वाले कार्मिकों को बहुत कड़ा दंड देने की बात करते हैं। भ्रष्टाचार के 40 प्रकार भी उन्होंने बताए हैं।
कानून के दो प्रकार माने हैं, धर्मस्थ शोधन और कंटक शोधन, और कानून के 4 स्रोत बताते हैं वो। वर्तमान में जो पीजीआरएस सिस्टम चलता है, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, उसमें ये माना जाता है कि जनता की कोई भी अगर शिकायत हो उसको ध्यान से सुना जाना चाहिए, और जो जनता की शिकायतों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है उसको सबसे पहले राज्य को या राजा को निपटाया जाना चाहिए। तो वर्तमान में भी ये कॉन्सेप्ट है कि उपभोक्ता संरक्षण और परिवेदना प्रणाली, उपभोक्ता संरक्षण और जन शिकायत निवारण के रूप में कौटिल्य ने उस समय बहुत बड़ा योगदान दिया था। और एक योगदान ये माना जा सकता है कि जनता के लिए, जनसाधारण के लिए लोकोपयोगी शिक्षा, या जिसको हम चाणक्य नीति कहते हैं, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। अब वर्तमान में यानी 21वीं सदी में कौटिल्य के सिद्धांतों की क्या प्रासंगिकता हो सकती है, तो वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कौटिल्य की ही देन है। लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, प्रजा के हित में राजा का हित निहित है। जो जनता का हित नहीं है वो राजा का हित नहीं है, जो जनता का हित हो वही राजा का हित होना चाहिए। यानी राजा को वो प्रिय होना चाहिए जो जनता को प्रिय हो, न कि राजा को खुद को प्रिय हो। सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत की कुछ लोग आलोचना भी कर देते हैं। तो वो ये बतलाते हैं कि वर्तमान जो सरकार है उसमें एक लेजिस्लेचर होती है, एक एग्जीक्यूटिव होती है, एक जुडिशरी होती है। तो आलोचना में हमें ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मौर्यकालीन प्रशासन की बात करते हैं, तो किसी भी देश का शासन होता है वो देश काल परिस्थितियों पर निर्भर होता है। तो उस समय यानी 300 BC के टाइम हम इस आधुनिक लोकतंत्र के स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकते। उस समय राज्य का मजबूत होना जरूरी था, इसीलिए राज्य में सबसे ज़्यादा शक्तियाँ जरूरी थी। जो भूमि अधिग्रहण या इससे रिलेटेड जो कानून बनाए जाते हैं या भूमि के बारे में बात की जाती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रबंध सूचना प्रणाली तथा आतंकवाद को रोकने के लिए एनसीटीसी की संकल्पना जैसी विचारधारा है, इसकी भी प्रासंगिकता है। जब हम कौटिल्य को पढ़ते हैं तो ऐसे विचार भी हमें देखने को मिलते हैं। फिर मंडल सिद्धांत जो है वो वर्तमान विदेश नीति में भी प्रासंगिक है और आगे भी रहेगा। इसको हम भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, इन सब के बारे में देख सकते हैं कि हमें इससे क्या लाभ मिलता है इस विदेश नीति को अपनाने से। एक सुदृढ़ कार्मिक प्रशासन की चर्चा उन्होंने की है। हालांकि उन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से और स्पष्ट रूप से नहीं बताया, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार के दंड का जो प्रावधान है उसके बारे में उन्होंने विस्तृत चर्चा की है। एक जो वर्तमान में बुराइयों का संस्थानीकरण हो रहा है उसके बारे में उन्होंने अच्छा विचार व्यक्त किया है। जैसे वर्तमान में हम आईपीएल देखते हैं तो आईपीएल में बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सट्टेबाजी के ऐप होते हैं, सट्टेबाजी के, लॉटरी के, सट्टेबाजी के लॉटरी के ऐप होते हैं। तो उस समय भी उन्होंने बुराइयों के संस्थानिकीकरण के लिए एक चर्चा की थी कि इनको एक निश्चित स्ट्रक्चर कि जुआ खेलने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें फिक्स कर देनी चाहिए। तो ये बातें हैं कौटिल्य के विचार में आती है। कौटिल्य का चिंतन यथार्थवादी चिंतन था। कौटिल्य ने कभी भी मोक्ष की चर्चा नहीं की। उनका जो सारा चिंतन था वो अर्थ पर केंद्रित था। यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक, विभाग व्यवस्था, जिस प्रकार कार्य विभाजन पाया जाता है आधुनिक लोक प्रशासन के संगठनों में, वो विभाग व्यवस्था उस समय भी हमें देखने को मिलती है। और केंद्र जो है उसको बहुत पावरफुल बनाने में जिस प्रकार से अवशिष्ट सूची का प्रावधान था, ये प्रावधान भी कौटिल्य के दर्शन में हमें देखने को मिलता है। और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए कौटिल्य के प्रयास देखने को मिलती है। एक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में जिस प्रकार सरकार के संसाधनों को बढ़ाए जाने की चर्चा होती है, वैसा ही विचार कौटिल्य के
राज्य के विचारों में हमें देखने को मिलता है। वो बोलते हैं कि राज्य में राजस्व जो भी लाके दे ऐसे कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो नवलोक प्रबंधन में भी इस प्रकार के विचार हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि गुड गवर्नेंस, जिसका कॉन्सेप्ट 1992 में आधुनिक राज्यों में बताते हैं कि 1992 में गुड गवर्नेंस को डिफाइन किया था वर्ल्ड बैंक ने। तो उस समय कौटिल्य के दर्शन में 10 सुशासन के संकेतांक मिलते हैं। और वो कौन कौन से हैं? कौटिल्य के दर्शन में हमें, कौटिल्य के विचारों में हमें विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ देखने को मिलता है, जो कि सुशासन का एक आवश्यक तत्व है। कौटिल्य के दर्शन में हमें नैतिकता देखने को मिलती है कि राजा को नैतिक होना चाहिए। अगर राजा नैतिक नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। कौटिल्य के दर्शन में हमें आचार संहिता देखने को मिलती है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट एंड एथिक्स। प्रशासन में एक तरह का अलग अनुशासन और गुणवत्ता, क्वालिटी देखने को मिलती है, क्योंकि लोक कल्याण की भावना उस समय भी प्रशासन में देखने को मिल रही है। लचीलापन, उन्होंने केंद्रीकरण के साथ साथ विकेंद्रीकरण भी अपनाया, तो वो भी देखने को मिलता है उसमें। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी, ये भी सुशासन का एक आवश्यक तत्व है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ थी कौटिल्य के टाइम। लेखक चयन, ये कौटिल्य ने ये कहा था जो अच्छे लेखक हैं उनका चयन किया जाना चाहिए और उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अनुशासन की एक शानदार प्रणाली थी। कठोर दंड की व्यवस्था थी, जो राजा के आदेश नहीं मानता था उसको उसी अनुपात में दंड दिए जाने की व्यवस्था की बात करते हैं कौटिल्य। और एक बहुत बड़ा वित्तीय अनुशासन, जो कि गुड गवर्नेंस की पहली शर्त है कि वित्त के अभाव में कोई भी राज्य किसी भी प्रकार से प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और एक सेवा भाव, ये 10 सुशासन के संकेतांक हैं, जो 10 के 10 इंडिकेटर्स हमें कौटिल्य के विचारों में मिलते हैं। उसके बाद इसकी आलोचना में कुछ आरोप लगाए जाते हैं। जैसे पहला आरोप तो है कि ये जो अर्थशास्त्र लिखा गया था इसकी प्रामाणिकता क्या है। दूसरा आरोप ये है कि कौटिल्य का जो दर्शन है वो अलोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक दर्शन है। तीसरा आरोप ये लगता है कि कठोर बहुत है, आदर्शवाद कूट कूट कर भरा हुआ है कौटिल्य के दर्शन में। फिर अव्यवहारिक भर्ती नियम, इसका भी आरोप लगता है। और एक इसकी तुलना मैकियावली से की जाती है। अब इन एक एक आलोचना की बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि रचना की प्रामाणिकता पर संदेह है कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की, ये जरूरी तो नहीं। तो आरोप लगाने को तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन बहुत सारे विचारक ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना है वो कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य पर अलोकतांत्रिक और अव्यवहारिक होने का आक्षेप लगाया जाता है, लेकिन ये केवल आक्षेप है। कौटिल्य के दर्शन में कभी भी अलोकतांत्रिक तत्व नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो राजा के मार्गदर्शन के लिए ये मानते हैं कि वहाँ पर उसको मंत्रणा लेनी पड़ती है। यानी मंत्रणा को बहुत स्ट्रिक्ट बोला है उन्होंने कि नैतिक होना चाहिए राजा। कठोरता का आरोप लगाया जाता है। तो कौटिल्य का चिंतन व्यवहारिक चिंतन है, कठोर लगता है, होना भी चाहिए, क्योंकि उस समय राज्य की मजबूती के लिए ये जरूरी है। बिना कठोर हुए आप किसी भी राज्य को मजबूत नहीं बना सकते। अव्यवहारिक भर्ती के आरोप लगाए जाते हैं, तो ये तर्क सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने योग्यता के आधार पर मेरिट बेस्ड सिस्टम पर भी बात की है। उन्होंने केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का उन्होंने अपनाया है सिद्धांत। निरंकुशता का आरोप लगाया जाता है, लेकिन ये भी सही नहीं है, क्योंकि राजा के लिए नैतिक नियम, राजा के लिए कर्तव्य बताना और मंत्री परिषद से सलाह लेना ये निरंकुशता के प्रतीक नहीं है। तानाशाही की बात की जाती है, लेकिन कठोरता जरूरी है राज्य को मजबूत बनाने के लिए। अलोकतांत्रिक बताते हैं, तो लोकतंत्र तो बहुत ही आधुनिक विचारधारा है। उस समय
लोकतंत्र का ऐसा उस समय देश काल परिस्थितियों के अनुसार किसी पर भी आरोप लगाना सही नहीं है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि कौटिल्य का चिंतन अधूरा है, प्रशासनिक चिंतन अधूरा है, उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का वर्णन नहीं है। तो उस समय इनकी आवश्यकता ही नहीं थी न्यायपालिका की, क्योंकि राजा का जो स्वरूप माना जाता था वो दैवीय स्वरूप माना जाता था। तो राजा न्याय का प्रतीक माना गया है, तो उस समय ये चीज़ें आवश्यक भी नहीं थी। हाँ, कुछ आरोप ऐसे भी हैं जैसे आधुनिक लोकतंत्र से मेल नहीं खाते और विचार हो सकता है जरूरी नहीं हो, लेकिन तत्कालीन समय के अनुरूप वो राजा में सारी की सारी शक्तियाँ जरूरी है। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि कौटिल्य भारत के मैकियावली है। तो इसका उत्तर देते हुए कुछ विचारक कहते हैं कि मैकियावली कौटिल्य से बहुत बाद में पैदा हुए हैं और भारत के मैकियावली कहने के बजाय मैकियावली को यूरोप का कौटिल्य कहा जाना चाहिए। ये तुलना करते हैं कुछ लोग। आलोचना में कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन बहुत ही प्रासंगिक चिंतन है। आलोचना तो किसी की भी विचारक की भी की जा सकती है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी देश के शासन व्यवस्था के लिए उस काल में, उस परिस्थिति में उसको समझना जरूरी है। तो ये कौटिल्य की वर्तमान समय में प्रासंगिकता और आलोचना के बिंदु थे। ये टॉपिक आज का आपका कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।